स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस नए शो खबर दुनिया की में। मैं हूं नीलम शर्मा। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दूरियां सिमट गई हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में अगर कुछ घटित हो रहा है तो हम खुद को उससे अलग नहीं रख सकते। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते दुनिया भर की वो अहम घटनाएं जिनसे आपका, हमारा, हम सबका सरोकार है। खबरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, साथ ही फिल्म, संगीत, कला और संस्कृति जगत से। तो आइए करते हैं शुरुआत दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी हिंसा पर नहीं लग रहा विराम। अब तक कम से कम 40 की मौत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जताई चिंता। यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान MH17 को मिसाइल से गिराया गया। डच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रूस ने आरोपों का किया जोरदार खंडन। हिलेरी क्लिंटन ने विरोधियों को किया चित। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की पहली बहस में निकली आगे। अफ्रीकी देश मलावी में भुखमरी की दस्तक। बाढ़ और सूखे के कहर से जूझ रहे मलावी की 28 लाख आबादी को अगले कुछ महीनों में रोटी होगी दुश्वार। और परमाणु हथियार और भारी भरकम सेनाओं के दौर में आज भी हैं कई ऐसे देश जिनको सेना की नहीं है जरूरत। तो आइए पहले रुख करते हैं एशिया से जुड़ी खबरों का। इस महीने की शुरुआत में इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी तट और गजा में हुई झड़प में 3 और लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी तट में खुद को पत्रकार बताने वाले एक फलस्तीन के एक सैनिक को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे बाद में गोली मार दी गई। अब तक इस हिंसा में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को फलस्तीन प्रदर्शनकारियों ने यहूदियों के पवित्र स्थल यूसुफ के मकबरे को आग के हवाले कर दिया था। बढ़ती हिंसा को देखकर फ्रांस ने यरूशलेम के विवादित स्थल को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में देने के लिए एक प्रस्ताव UN को दिया था, जिसे इजराइल ने खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ताजा हिंसा पर अपनी चिंता जताई है। सीरिया में रूसी विमान लगातार बम बरसा रहे हैं। इन हमलों में अल-कायदा के एक बड़े आतंकी के मारे जाने की खबर है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ये आतंकी किसके हमले में मारा गया। रूसी हमले का लाभ उठाकर सीरियाई सेना ने आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। सीरिया में रणनीतिक चालें चली जा रही हैं। आतंकी संगठनों के खदेड़ने के नाम पर कई देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामरिक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। रूसी विमान आसमान से बेतहाशा बम बरसा रहे हैं, जिसकी मदद से सीरियाई सेना ने आतंकी संगठनों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। सेना अलेप्पो की ओर बढ़ रही है। हमले में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है। रूस ने कई जगहों को एक साथ निशाना बनाने वाले सबसे घातक हथियार मोबाइल मल्टीपल रॉकेट को इस्तेमाल करना शुरू किया है। अनुमानों के मुताबिक 5 से 7 हजार रूसी और अन्य देशों के लड़ाके IS की तरफ से लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि वो वहाँ हिंसा का सबक पढ़कर वापस लौटें और अपने देशों में हिंसा फैलाएं। अब तक खुले तौर पर असद की मदद से इनकार करने वाले ईरान ने भी अपने सैनिकों को उत्तरी और मध्य सीरिया में तैनात कर दिया है। ये विद्रोहियों के खिलाफ असद के सैनिकों को जमीनी सहयोग करेंगे। उधर तुर्की ने रूस और अमेरिका के राजदूतों को तलब कर कुर्द गुटों को हथियार मुहैया कराने के खिलाफ चेतावनी दी है। इस बीच तुर्की ने अपनी सीमा में घुस आए एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तुर्की सेना ने विदेशी तत्वों को हमारी सीमा के उल्लंघन के लिए बार बार चेताया है। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी और रूसी सेनाएं सीरिया में एक दूसरे के विमानों को निशाना न बनाने को लेकर एक समझौता करने के करीब पहुंच गए हैं। चीन ने सैन्य अभियान का विरोध करते हुए मामले का राजनीतिक हल निकालने की वकालत की है। अमेरिका सीरिया में असद के खिलाफ विद्रोहियों को हथियार और प्रशिक्षण दे रहा है, तो रूस खुलकर ISIS के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। भले ही दोनों विश्व शक्तियां सीधे तौर पर आमने सामने नहीं हैं, लेकिन हितों का टकराव निश्चित है, जो कभी भी खुलकर सतह पर आ सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना बनी रहेगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अफगानी सेना अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, लिहाजा 2016 तक 9,800 अमेरिकी बलों और इसके बाद 5,500 सैन्य बलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान के सैन्य बलों ने स्वयं को सक्षम लड़ाके साबित किया है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तालिबान के बढ़ते प्रभाव ने इस वास्तविकता को दिखाया है कि ये एक मुश्किल लड़ाई बनी हुई है।
इसलिए अफगानिस्तान को अब भी सहायता की जरूरत है। ईरान की संसद ने विश्व शक्तियों के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार मंजूर कर लिया है और इसे औपचारिक तौर पर लागू करने का रास्ता तैयार हो गया है। प्रस्ताव को 59 के मुकाबले 161 मतों से स्वीकार किया गया। 13 सांसद अनुपस्थित रहे, जबकि 17 सांसदों ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया। तकरीबन 2 साल की लंबी कूटनीति के बाद 14 जुलाई को ईरान और 6 प्रमुख विश्व शक्तियों के बीच परमाणु करार हुआ। इस करार से ईरान पर लगे परमाणु गतिविधि संबंधित प्रतिबंध हटेंगे, जबकि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। उत्तरी फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू के कारण कई मकान तबाह हो गए हैं। बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। तटीय इलाकों में 4 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने तूफान की वजह से फिलीपींस में 3 दिन बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है। म्यांमार सरकार और 8 सशस्त्र विद्रोही संगठनों के बीच शांति समझौते के तहत देशव्यापी संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से देश में पिछले 6 दशकों से चले आ रहे गृह युद्ध से छुटकारा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में भड़की हिंसा की भीड़ ने एक चर्च को जला दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आचे इंडोनेशिया का एक सबसे रूढ़िवादी प्रांत है, जहां शरिया कानून लागू है। पुलिस ने मामले में शामिल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी भी खबरें हैं कि हमले के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोग अपना घर-बार छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन खबरों का खंडन किया है। जहां एक और इंडोनेशिया में चर्च पर हमले की रिपोर्ट के आने का इंतजार है, वहीं यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान पर आई जांच रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। अगली खबर देखते हैं यूरोप इन दिनों में। नौ दिन चले 2.5 कोस, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है करीब 1.5 साल पहले यूक्रेन के विमान हादसे पर। हादसे की करीब 1 साल से अधिक समय तक जांच चली और जांचकर्ता सिर्फ इतना पता लगाने में कामयाब रहे कि दुर्घटनाग्रस्त विमान MH17 को आखिर किस मिसाइल से गिराया गया था। करीब 1 साल से ज्यादा समय तक चली सघन जांच के बाद जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए मलेशियाई विमान MH17 को मिसाइल से गिराया गया था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक हादसा कॉकपिट के बाईं ओर एक वॉरहेड के फटने से हुआ। ये वॉरहेड ब्रुक मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। दरअसल बुक मिसाइल सिस्टम एकीकृत सोवियत काल में बनाया गया था और ये मिसाइल उस वक्त रूस के अलावा यूक्रेन की सेना के पास मौजूद है। रिपोर्ट में मिसाइल के लॉन्च साइट का सही पता नहीं लगा पाने का जिक्र है। हालांकि रिपोर्ट में विमान हादसे के लिए किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन जांचकर्ता यूक्रेन को अपना हवाई क्षेत्र नागरिक उड़ानों के लिए बंद नहीं करने को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। Flight MH17 crashed as a result of the detonation of a war. MH17 विमान के बाहर धमाके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये मिसाइल वैसी ही है जैसी सतह से हवा में मार करने वाले बुक मिसाइल सिस्टम में होती है। इंसाफ का इंतजार कर रहे पीड़ितों की आस तब टूट गई जब जांचकर्ता दोषी भी न तय कर पाए। रिपोर्ट आ गई है और मैं चाहती हूँ कि जो भी कसूरवार हो उसे सजा मिले। अच्छा तो तभी होगा जब हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे, जो नहीं आने वाले। इसलिए हम उन्हें हमेशा याद करते ही रहेंगे। 17 जुलाई 2014 को एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए जा रही मलेशियन एयरलाइन की उड़ान MH17 पूर्वी यूक्रेन में हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई थी। यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पक्का यकीन है कि विमान को रूसी लड़ाकों ने ही गिराया है, जबकि रूस मिसाइल को यूक्रेन नियंत्रित इलाके से दागे जाने की बात कहता है। इन दावों और जांचों के बीच पीड़ितों को अब इंतजार है तो इंसाफ का, लेकिन जांच रिपोर्ट के नतीजों से लगता नहीं है कि उन्हें जल्द न्याय मिल पाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई बैठक में यूरोपीय संघ के नेता तुर्की के साथ शुरुआती समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि तुर्की ने कहा है कि इस कार्ययोजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस बीच हंगरी ने प्रवासियों को रोकने के लिए क्रोएशिया से लगी सीमा को सील कर दिया है। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रविवार को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। देश में कुल 90.66% मतदान हुआ, जिसमें 80% वोट लुकाशेंको को मिले, लेकिन विपक्ष परिणामों को झूठा बताते हुए सड़क पर उतर आया है। पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। प्रमुख प्रतिपक्षी उम्मीदवार व्लादिमीर निकोलायेव समेत कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
आइए अब आपको लिए चलते हैं जर्मनी, जहां मौसम की पहली बर्फबारी बुधवार को हुई, जिसके चलते देश के कई इलाके बर्फ की चादर में ढक गए। इस बर्फबारी के साथ जर्मनी में ठंड की शुरुआत हो गई। जर्मनी में बर्फबारी से ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं अमेरिका में चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। आइए देखते हैं खबर अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने वाली हिलेरी क्लिंटन ने अपनी दावेदारी को पेश किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने की दावेदारी के लिए हुई प्रारंभिक बहस में प्रभावशाली प्रदर्शन करने के बाद इन चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की महत्वाकांक्षाओं को बल मिला है। उनके अभियान के तहत $3.3 करोड़ की भारी रकम जुटा ली गई है। ये रकम इस दौड़ में शामिल किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में कहीं ज्यादा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करीब आने के साथ ही वहां का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदारी हासिल करने के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच बहस का दौर शुरू हो गया है। लास वेगस में आयोजित पहली बहस में हिलेरी क्लिंटन अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। हिलेरी ने वेतन बढ़ोतरी के साथ कामकाजी लोगों के करों में कटौती का वादा किया। उन्होंने खुद को एक प्रगतिशील महिला के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ उनके मुख्य प्रतिद्वंदी वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने नौकरियों और शिक्षा में निवेश को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने अपने आप को लोकतांत्रिक समाजवादी बताया। बहस में अन्य दावेदारों मैरीलैंड के पूर्व गवर्नर मार्टिन ओमाले, वर्जीनिया के पूर्व सीनेटर जिम वेब और रोड आइलैंड के पूर्व सीनेटर लिंकन चैफी ने भी हिस्सा लिया। इस दौड़ में उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं, लेकिन किसी वजह से वो बहस में शामिल नहीं हो पाए। सभी दावेदार एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते रहे, लेकिन ईमेल विवाद में बर्नी सैंडर्स ने हिलेरी का साथ देकर सबको चौंका दिया। मुझे कहने दीजिए कि अमेरिकन हिलेरी के ईमेल के बारे में बेवजह की बातें सुनकर थक चुके हैं। मैं प्रगतिशील हूँ। मैं काम होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि काम करने के लिए साझा मंच कैसे तैयार हो। मैंने ये पहले भी करके दिखाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी 8 साल से सत्ता में है और उस पर एंटी इनकम्बेंसी का साया भी मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिलेरी के लिए पार्टी की उम्मीदवारी जीतना आसान है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल। हालांकि कई सर्वेक्षण चुनावी फिजा डेमोक्रेट के पक्ष में बताने के साथ हिलेरी को पसंदीदा उम्मीदवार भी बता रहे हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कनाडा, जहां चुनावी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर को कंजर्वेटिव और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। हार्पर पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं और चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं। अंतरिक्ष हमेशा से कौतूहल जगाता है। विज्ञान अंतरिक्ष के कई रहस्यों को सुलझा रहा है। और अब बात हम करेंगे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह प्लूटो की, जहां पर बर्फ होने के संकेत मिले हैं और साथ ही उसका आसमान पृथ्वी की तरह ही नीला है। लाल ग्रह मंगल पर पानी मिलने के बाद अब प्लूटो पर बर्फ होने के संकेत। इसके अलावा पृथ्वी से दिखने वाले नीले आसमान की तरह ही यहाँ भी एक आसमान जैसी नीले रंग की आकृति है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का ये दावा न्यू होराइजन से मिली पहली रंगीन तस्वीरों से है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शायद छोटे छोटे कणों द्वारा सूर्य की रोशनी के बिखराव के चलते प्लूटो के आसमान का रंग नीला दिखता है। पृथ्वी पर यही काम नाइट्रोजन के छोटे कण करते हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि थोलिन कण उच्च तापमान में बनते हैं, जहां पराबैंगनी किरणें टूटती हैं और आयनीकृत नाइट्रोजन और मीथेन कण एक दूसरे से क्रिया कर बेहद जटिल कण बनाते हैं। जटिल कणों की मिलन प्रक्रिया छोटे अणु बन जाने तक चलती रहती है। इसके बाद अणुओं पर गैसों की परत जम जाती है और वे वायुमंडल की सतह पर आ जाते हैं। इन्हीं अणुओं की मौजूदगी के कारण प्लूटो की सतह का रंग लाल है। इससे पहले ये प्रक्रिया पहली बार शनि के उपग्रह टाइटन के ऊपरी वातावरण में देखी गई थी। न्यू होराइजन्स यान अभी पृथ्वी से 3.1 अरब मील दूर है और उसकी सभी प्रणालियां सही ढंग से काम कर रही हैं। यान 9 साल से सौर मंडल में घूम रहा है।
इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों से प्लूटो और उसके उपग्रह शेरोन पर कई पहाड़ और खाइयों की मौजूदगी का पता चलता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और वे अभी इन संरचनाओं के बनने की वजहों से अनजान हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे यान प्लूटो के करीब आएगा, इस ग्रह की जानकारियां भी परत दर परत सामने आती जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिस्र, जापान, सेनेगल, यूक्रेन और उरुग्वे को 2 सालों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है। ये देश 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक अपनी सेवाएं देंगे। वर्ष 2016 के अंत तक परिषद में रहने वाले अस्थायी सदस्य अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जहां एक तरफ सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों को चुन लिया, तो वहीं उसका ही एक संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया को अफ्रीकी देश मलावी में आने वाली भुखमरी के बारे में आगाह कर रहा है। मिस्र में पहले संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलटने के बाद से पहली बार देश में चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 17 से 19 अक्टूबर के बीच वोट डाले जा रहे हैं, जबकि दूसरा चरण 22 नवंबर से 23 नवंबर के बीच रहेगा। बाढ़ और सूखे की मार झेल रहे मलावी में अब खाद्य संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ महीनों में मलावी की 28 लाख आबादी को पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अफ्रीकी देश मलावी दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक, पूरी तरह से कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ऐसे में कुदरत की मार ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। नौबत भुखमरी तक पहुंच गई है। हालात कितने खराब है इसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की उस चेतावनी से लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए मलावी की 28 लाख आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही संगठन ने विश्व समुदाय से $80 मिलियन का इंतजाम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो इस साल मलावी में आने वाली बाढ़ वहां अब तक आने वाली सबसे भयानक बाढ़ थी। बाढ़ ने जहां सैकड़ों जान ली, वहीं 3.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। बाढ़ ने फसलों को तहस नहस कर दिया। मलावी की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। देश का बड़ा हिस्सा अभी भी बाढ़ से उबर नहीं पाया था कि दूसरा हिस्सा भीषण सूखे की चपेट में आ गया। मलावी की 85% आबादी खेती से अपना पेट पालती है। ऐसे में भयानक बाढ़ और भीषण सूखे का एक साथ आना मलावियों के लिए हर गुजरता दिन और मुश्किल होता जा रहा है। गंभीर बात यह भी है कि राहत एजेंसियों ने जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी भयानक भूखमरी की आशंका जाहिर की है। दाने दाने को मोहताज मलावी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। उन्हें इंतजार है इंसानियत के उस हमदर्द हाथ का जो दरवाजे पर खड़ी भूखमरी से उन्हें बचा सके। नाइजीरियाई शहर माईदुगरी में आत्मघाती हमलावरों ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसके कारण वहां इबादत करने आए दर्जनों लोग मारे गए। एक अन्य हमले में 30 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया जहां बोको हरम के हमलों से दहल रहा है, तो सीरिया एक साथ कई गुटों के हमलों से बेबस और लाचार है। अगली खबर सीरियाई संकट की शिकार एक मां की। दुनिया के दिल में अब कहानी एक ऐसी मां की जो सरहदों की दीवार के आगे बेबस है। उसके जिगर का टुकड़ा उससे बिछड़ गया है। दोनों को एक जगह मिलना था, लेकिन किस्मत का सितम देखिए, बच्ची मंजिल पर पहुंच गई लेकिन मां नहीं। मां को बस इतना सुकून है कि बेटी दूर देश में सुरक्षित हाथों में पहुंच गई, लेकिन रह रहकर बच्ची की किलकारियों की याद उसे चीखने पर मजबूर कर देती है। उठता गुबार, उजड़ता आशियाना, लाचार जिंदगी, बेबस हालात। अब सीरिया की यही नियति है। ये कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि सत्ता और ताकत हथियाने के लिए इंसानियत
लहूलुहान हो रही है। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े इंसानी पलायन में लोगों का रेजा रेजा बिखर गया है। जान जोखिम में डालकर लोग जान बचाने को मजबूर हैं। जिंदगी बचाने की कीमत कहीं लोग समुद्र में जान गंवा कर देते हैं, तो कहीं माँ की ममता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी लाडली को इंसानी तस्करों को सौंप देती है। घायल मानवता को शायद सबसे ज्यादा जरूरत एक डॉक्टर की होती है, लेकिन पेशे से डॉक्टर जिद पर जब हमला हुआ तो कोई मरहम लगाने वाला नहीं मिला। लिहाजा अपनी जड़ों को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। एक तस्कर से 4000 यूरो में नकली पासपोर्ट पर ब्राजील पहुंचाने का सौदा हुआ। दिक्कत थी, माँ और बेटी एक साथ सफर नहीं कर सकती। तय हुआ तस्कर बच्ची पहुंचाएगा। नकली कागजात के साथ माँ एयरपोर्ट पर रोक ली जाती है और तस्कर बच्ची को लेकर इटली पहुंच जाता है। दुधमुही बच्ची अनजान आदमी के साथ अनजान शहर में अनिश्चित भविष्य से घिर जाती है और माँ आशंकाओं के बादल में। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तस्कर के मार्फत जब पता चलता है बेटी इटली में है, माँ की जान में जान आती है। माँ की गुजारिश पर तस्कर बेटी को उनके परिचित के पास जर्मनी छोड़ता है। लेकिन सरहदों में सिमटी दुनिया और कायदे कानून में उलझी प्रक्रिया आज भी माँ बेटी को एक दूसरे से दूर किए हुए है। और अब सतरंगी दुनिया में आइए देखते हैं इस हफ्ते हॉलीवुड की रिलीज होने वाली कुछ अहम फिल्में और एल्बम की झलकियां। Wiggle out, jump, run. जरा सोचिए कि क्या होगा जब पैदा होते ही आपको एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाए और बताया जाए कि बस इस छोटे से कमरे को ही दुनिया कहते हैं। बस इसी कल्पना पर बनी टिकी लेनी अब्राहमसन की फिल्म रूम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद अब दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। For 5 years, you made life. फिल्म एक माँ और उसके 5 साल के बेटे की जिंदगी पर आधारित है, जो एक कमरे में बरसों से बंद है। You are so old now. एमा डोनाह्यू के नॉवेल पर आधारित इस कैनेडियन आयरिश फिल्म में मुख्य भूमिका ब्री लार्सन और जैकब ट्रेमले ने निभाई है। Last year she was in Gloucester Avenue. Now it's our turn. निकोलस हीट ने निर्देशित द लेडी इन द वैन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। ये एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी पर आधारित है जो बेघर है और एक वैन में जिंदगी गुजार रही है। फिल्म में बेघर महिला का किरदार 81 वर्षीय मैगी स्मिथ ने निभाया है, जो इस कहानी के किरदार को नाटक में कई बार निभा चुकी हैं। ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप अगले साल 66वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जूरी अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई हैं। ये पहला मौका होगा जब कई नामचीन अवार्ड जीत चुकी ये अदाकारा किसी फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनेंगी। उनका कहना है कि वे जिम्मेदारी के लिए बेहद उत्सुक हैं। इस साल के अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में टेलर स्विफ्ट का डंका बजने की पूरी उम्मीद है। संगीत प्रेमियों के दिलों में धड़कने वाली इस गायिका को 2-3 नहीं इकट्ठे 6 श्रेणियों में नामित किया गया है। उधर इस दौड़ में ब्रिटिश गायक ईड शीरन भी धमाल मचाने के लिए बेताब है और उन्हें 5 श्रेणियों में नामित किया गया है। I'll take care of you. हजारों साल से जंग मानवता को घायल करती रही है और इस विनाश में सेना की अहम भूमिका रहती है। बदलते वक्त के साथ हथियारों और सेना के जरिए अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का आम फैशन बन गया है। लेकिन दम दिखाने की इस होड़ में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास ना कोई सेना है और ना हथियार। इन छोटे देशों की अमन संस्कृति ताकतवर देशों की युद्ध संस्कृति को मुंह चढ़ा रही है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में सेना नहीं है। 1948 में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के खिलाफ जन विद्रोह हुआ और नए संविधान में सेना को खत्म कर दिया गया। तब से यहाँ पर माहौल पूरी तरह शांत है। केंद्रीय यूरोप का छोटा सा देश लिechtenstein, सेना बहुत महंगी हो गई थी,
लिहाजा 1868 में उसे भंग कर दिया गया। युद्ध के समय सेना बनाने की बात की गई, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। समोआ 1962 में न्यूजीलैंड की गुलामी से आजाद हुआ, तब से उसके पास कोई सेना नहीं है। न्यूजीलैंड ने जरूरत पड़ने पर समोआ को सुरक्षा का भरोसा दिया है। यूरोपीय देश अंडोरा के पास अपनी सेना नहीं है, लेकिन स्पेन और फ्रांस ने जरूरत पड़ने पर सुरक्षा की गारंटी ली है। अंडोरा अपने स्की रिजॉर्ट्स, ड्यूटी फ्री दुकानें और टैक्स बचाने के स्वर्ग के तौर पर जाना जाता है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग संगठन का हिस्सा है समोआ और तुवालू। तुवालू का क्षेत्रफल महज 26 वर्ग किलोमीटर है और आबादी करीब 10,000। ये राष्ट्रकुल का देश है और यहाँ संसदीय राजतंत्र है। सेना यहाँ भी नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन, क्षेत्रफल सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर और आबादी 842। कैथोलिक गिरजे का मुख्यालय है। पोप और चर्च के दूसरे अधिकारी यहाँ रहते हैं। सेना यहाँ भी नहीं है। कैरिबिक और अटलांटिक के बीच स्थित ग्रेनेडा, क्षेत्रफल 344 किलोमीटर और आबादी करीब 1,05,000। मसालों के लिए मशहूर ग्रेनेडा के पास 1983 में सैनिक विद्रोह और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद नियमित सेना नहीं है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप नोरू, क्षेत्रफल 21.10 वर्ग किलोमीटर, आबादी करीब 10,000। सैन्य विहीन देश है ये और सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के पास है। और आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव, कोई राय या कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रीय पार्क की कुछ मनोहर तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।